हेलो बच्चों, आज हम धारा घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। धारा घनत्व क्या है ये चीज़ हम देखते हैं। हमको पता है, हम धारा शब्द आता है मतलब हम चालक तार यानी धात्विक चालक के बारे में बात करते हैं। तो यदि मैंने यहाँ पर एक चालक तार लिया है जिसको इस दूसरे शब्द में धात्विक चालक भी कहा जाता है, क्लियर। तो धात्विक चालक या चालक तार से मतलब क्या होता है, इतना तो हम अभी तक पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, तो शायद इतना समझ में आ गया होगा कि धात्विक चालक या चालक तार से मतलब ये है कि जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। मैंने यहाँ पर PQ के रूप में लिया है। ओके, अब पिछली की क्लासेस में हमने देखे थे वहाँ पर कि ये जो चालक तार होते हैं उनकी आकृति बेलनाकार होती है, क्लियर। अब यहाँ पर हमको धारा घनत्व के बारे में पढ़ना है, तो मैं यहाँ चालक तार PQ ले ली हूँ और चालक तार PQ में जब हम यहाँ पर धारा प्रवाहित करते हैं यानी इसका कनेक्शन हम बैटरी से करते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रकार जब धारा बहती है तो यह P सिरा प्लस हो जाता है और Q सिरा माइनस हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो हम यहाँ पर आते हैं, धारा घनत्व क्या है इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर ये जो धारा जो है यहाँ इस तरह से पूरे इस एरिया में इस प्रकार से यहाँ धारा प्रवाहित होगी समान रूप से, इस तरह से पूरे अंदर में इस तरह से, और फिर इस प्रकार से यहाँ पर भी इस तरह से धारा प्रवाहित होगी, क्लियर। अब यहाँ पर चूँकि मैंने कहा कि यह चालक तार यहाँ पर बेलनाकार आकृति का हम मान देखते हैं, हम अगर देखें उसको तो, है ना। तो यहाँ पर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से मतलब है ये वाला सिरा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये चूँकि ये वृत्ताकार होता है, ये पूरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, अनुप्रस्थ काट होगा, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हम ये नीचे वाला एरिया, ये बाउंड्री जो है ये अनुप्रस्थ काट है ये, और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होगा यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, क्लियर। मैंने पहले भी बताया है इसको। तो यहाँ पर चूँकि ये पूरे एरिया से समान रूप से धारा प्रवाहित होती है, इस क्षेत्रफल के पूरे सभी एरिया से, है ना। तो चालक के धारा घनत्व को समझने के लिए हम ये पूरा क्षेत्रफल नहीं लेंगे, क्योंकि हमको केवल धारा घनत्व समझना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम कोई एक एकांक क्षेत्रफल ले लेते हैं, इस क्षेत्रफल का कोई एक एकांक भाग ले लेते हैं, या जैसे 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर जो भी है, मैंने यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल के रूप में यहाँ पर 1 मीटर ले सकते, उसी को एकांक मीटर स्क्वायर, यह एकांक क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाहित होगी उसे ही धारा घनत्व कहते हैं। पूरे एरिया में प्रवाहित हो रहे हैं ना, हमको पूरी से नहीं निकालना है, एकांक क्षेत्रफल से हम निकालेंगे तो हम यहाँ पर धारा घनत्व को देख सकते हैं। इस एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसे ही धारा घनत्व कहा जाता है। अब इसी को हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए मैं इसको बताती हूँ आपको। अगर मान लो इस एकांक क्षेत्रफल से 3 एम्पियर की धारा बह रही है, 3 एम्पियर की धारा कहाँ से, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित हो रही है। तो धारा घनत्व का मान क्या होगा ये चीज़ हम देखेंगे, क्लियर। तो धारा घनत्व का मान ये होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ देख लीजिए डेफिनेशन, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिक्षेप से बहने वाली विद्युत धारा को इस परिक्षेप के इस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। तो हमको यहाँ पर धारा घनत्व का फॉर्मूला इस रूप में मिल गया। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल कितना है, 3 से प्रवाहित धारा 3 एम्पियर बह रही है, तो धारा घनत्व यानी विद्युत धारा को I से दर्शाएंगे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A से, और धारा घनत्व को J से भी दर्शाया जाता है। तो 3 एम्पियर I की वैल्यू और A को मैंने 1 मीटर के रूप में मैंने कहा था,
तो इस प्रकार से यहाँ पर जो धारा घनत्व होगा 3 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला भी लिख लेती हूँ, J = I/A, जो मैंने यहाँ पर बताया भी है फिर से। सपोज़ अब इसको मुझे करने के लिए मैं इस PQ के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A लिया है। अब इसमें बहने वाली धारा I, तो परिक्षेद के इस बिंदु पर धारा घनत्व का मान हम इस रूप में निकाल सकते हैं और इस तरह से इसको इस एग्जाम्पल के जरिए भी हम समझ सकते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, इस पूरे क्षेत्रफल से धारा तो बहती है, लेकिन इस पूरे क्षेत्रफल से धारा बहती है, तो लेकिन हमको धारा घनत्व निकालने के लिए इस क्षेत्रफल का एकांक क्षेत्रफल हिस्सा लेंगे, हम छोटा सा हिस्सा लेंगे, वहाँ से बहने वाली धारा का मान निकालने पर हमको धारा घनत्व का मान मिल जाता है। ये सूत्र होता है और इस एग्जाम्पल के जरिए हम समझ सकते हैं। ओके, चलिए अब हम चूँकि J = I/A ये लिए, ये सूत्र रूप हमको मिल गया। अब यहाँ पर यदि इस चालक PQ में किसी समय t पर, कोई समय t है, इस t समय में प्रवाहित आवेश धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा किसके कारण प्रवाहित होती है ये हमको पता है। वहाँ पर जो आवेश इलेक्ट्रॉन्स के रूप में है उन्हीं के कारण वहाँ पर धारा प्रवाहित होती है। तो वहाँ पर जो आवेश इलेक्ट्रॉन है उस आवेश को हम Q के रूप में दर्शा देते हैं। तो हमको विद्युत धारा के डेफिनेशन से पता है, विद्युत धारा का फॉर्मूला I = Q/T होता है। ओके, क्या हम इस I की वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं इक्वेशन 1 में? तो हमको धारा घनत्व का दूसरा रूप मिल जाएगा। तो J = यहाँ पर I की वैल्यू Q/T/A क्लियर, ये हम यहाँ पर रख दिए। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर Q/A × T के रूप में यह मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको J का एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया Q/A × T। ओके, अब चूंकि हमको Q की वैल्यू भी पता है, आपको पता है कि Q = होता है W/Q0, आवेश का मान हमको पता है। कौन कौन सदिश राशि है, इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से हम यहाँ पर इनको लिख सकते हैं। धारा घनत्व का मात्रक निकाल सकते हैं। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला था J = I/A। ऐसा ही मात्रक अगर हम देखते हैं धारा घनत्व का, तो हमको क्या मिलेगा, I का एम्पियर और A से A क्षेत्रफल है, तो मैंने इसको मीटर स्क्वायर के रूप में SI पद्धति में हम ले सकते हैं। शॉर्टकट में इसको A इस तरह से m⁻² के रूप में लिख सकते हैं। अब आते हैं इसकी प्रकृति क्या होती है। धारा की प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा था, याद है आपको? वो सदिश होती है कि अदिश राशि होती है? अदिश राशि होती है। क्लियर। और ये जो धारा घनत्व होता है, यह धारा घनत्व अदिश होगी कि सदिश होगी, तो उस बात पर आते हैं। तो यह जो है सदिश राशि होती है, क्योंकि इसकी दिशा उस बिंदु पर धन आवेश से चलने वाली दिशा के अनुदिश होती है। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ, तो यह जो है सदिश राशि होती है, ये चीज़ हमको याद रखना है। कुछ एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि यह जो धारा घनत्व होता है वह चालक के अंदर, हमने एक पॉइंट लिया था ना, छोटा सा क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल यानी उस के अंदर किसी बिंदु पर, या उस बिंदु का कह सकते हैं, उस बिंदु का एक लाक्षणिक गुण होता है। ओके। लेकिन
उस बिंदु का होता है, लेकिन पूरे चालक का नहीं होता है लाक्षणिक गुण। क्लियर? एक पॉइंट का होता है लाक्षणिक गुण, पूरे चालक का नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग धारा घनत्व के बारे में यहाँ पर अभी देखें। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, हम लोग अनुगमन वेग पढ़े हैं, वहाँ पर अनुगमन वेग में हम लोग अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच में हमने संबंध निकाला था। धारा व वीडी अनुगमन के वेग के बीच में संबंध था। वो ये आया था हमको कि I = N × E × A × VD के फॉर्म में आया था। क्लियर? यहाँ पर यदि हम यहाँ धारा घनत्व का मान हमको पता है J = I/A, क्या यहाँ पर इस I की वैल्यू हम अगर रख दें तो हमको यहाँ पर J का दूसरा रूप मिल जाएगा। तो यहाँ N × E × A × VD अपॉन A, यहाँ A कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा यहाँ पर J = N × E × VD के रूप में मिल जाएगा। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर विद्युत धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच में इस तरह से संबंध देख लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने अभी धारा घनत्व के बारे में देखे। क्या है धारा घनत्व? प्रति एकांक क्षेत्र, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। पूरे चालक का नहीं होता है ये, हम वहीं से ही उसका धारा घनत्व निकाल सकते हैं। धारा घनत्व का नेक्स्ट फार्मूला हम ये भी देखें और एक और फार्मूला देखे थे हम, वो क्या था? J = Q/A × T के फॉर्म में था और इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? इस चीज़ को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, यहाँ अनुगमन वेग जो हमने यहाँ देखा, इसका मान लगभग 10⁻⁻4 मीटर/सेकंड होता है चालकों में, जो कि बहुत ही कम मान है। क्लियर? यहाँ पर मैं इसके आंकिक वैल्यू भी आपको बता दी। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसके पहले हमने एक बार और मैं बता देती, इसके पहले हमने देखा भी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है अनुगमन वेग का मान धात्विक चालकों में विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होता है उसके जस्ट विपरीत दिशा में होता है, ये मैंने बता दिया है पहले ही। ओके, अब यहीं पर हम देखते हैं J का हमने इस फॉर्म में भी निकाला, इस फॉर्म में भी हम इसकी वैल्यू निकाल लिए। अब यहीं पर हमको पता है VD अनुगमन वेग का मान क्या होता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, स्मॉल इंटू कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ होता है, ये हमने देखा था। क्या हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं? इसको मैं ऐसा इक्वेशन A दे दे तो हम इस इक्वेशन में देखते हैं, तो J = N × E × इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, स्मॉल e कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। NE² इंटू कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ। अगर इसको हम अरेंज करके लिखते हैं तो हम इन सारी वैल्यूज़ को हम विद्युत चालकता कहते हैं, जिसको कि सिग्मा से दर्शाते हैं, यानी सिग्मा = NE² टाउ अपॉन M। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। ओके, इसी रिलेशनशिप जो रिलेशनशिप अभी निकाल रहे उसको हम आगे और बताएंगे। तो J = यहाँ पर हम इन सारी वैल्यूज़ की जगह में अगर सिग्मा रख दें तो इंटू E ये हमको मिल जाएगा, यानी J की वैल्यू हमको विद्युत चालकता के पदों में मिल जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर यह जो है ओम्स लॉ का एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी है, आगे हम ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे, उसी का एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कह सकते हैं इसको।
तो इस प्रकार यहाँ पर धारा घनत्व सदिश राशि होती है और ये भी सदिश राशि होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा की वैल्यू किसी भी चालक की प्रकृति और उनके वहाँ पर चालक के तापमान पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम ये जो रिलेशनशिप है, यहाँ पर देखिए सिग्मा की वैल्यू एन, ई, टाउ, एम आया, ये सब जो है किसी भी चालक के लिए, चालक में किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो भी आवेश रहेंगे उनके लिए ये सारी वैल्यूज़ जो हैं कांस्टेंट रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सिग्मा को एक कांस्टेंट वैल्यू हम मान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं J इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, ओके, या J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, ऐसा भी इसको हम नॉन वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो किसी भी चालक में विद्युत धारा घनत्व का मान वहाँ जो विद्युत क्षेत्र आरोपित होती है उसके समानुपाती होती है, ऐसा हम यहाँ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ओके। और वास्तव में धारा घनत्व का मान विद्युत क्षेत्र की दिशा के समानुपाती होती है। दोनों की दिशा एक ही साइड होगी। हम चालक में जब किसी भी चालक को बैटरी लगाए हैं तो उस समय हम देखे हैं कि चालक की दिशा कहाँ होती है। चालक को अगर पी क्यू लिए तो चालक यानी धन से ऋण की ओर होती है, यानी ऋणात्मक दिशा में होती है, तो धारा घनत्व की दिशा भी उसी साइड होगी, क्लियर। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग, इसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशा विपरीत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो वहाँ पर अनुगमन वेग की दिशा इधर है। मैं डायग्राम के थ्रू अभी आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए ये वाला डायग्राम हमने लिया, ये चालक है। यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, देखिए इस दिशा में है, धन से ऋण की तरफ, और अनुगमन वेग की दिशा इस प्रकार है। तो अभी हमने निकाला है J डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E, तो धारा घनत्व की दिशा किधर होगी? धारा घनत्व की दिशा भी E के ही दिशा में होगी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्लियर। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा किधर होगी? इस तरफ होगी। और विद्युत धारा किधर कैसे प्रभावित होगी? यहाँ पर इस दिशा में प्रवाहित होगी, ओके। यहाँ से ऐसे जा रही है, फिर इस दिशा में होगी। ई की दिशा भी चालक के अंदर धन से ऋण की ओर होगी। ई की दिशा, जे की दिशा, आई की दिशा एक समान होगी, लेकिन यहाँ पर ये अनुगमन वेग की दिशा इधर होगी, और इसी दिशा में यहाँ पर इस प्रकार से होंगे ये, ओके। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी दिशा इधर रहती है, क्लियर। इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर, प्रोटॉन की दिशा इस साइड। तो इन सब का दिशा आप याद रखिएगा, ओके। अभी जो विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में जो संबंध देखा, I इक्वल्स टू N इंटू ई इंटू VD, ये था। अभी हमने निकाला, यहाँ पर A भी है ना। I इक्वल्स टू N इंटू ई इंटू VD इंटू A, क्लियर। यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि N की वैल्यू, E की वैल्यू, VD की वैल्यू, VD को छोड़कर N, E और A, यह जो है एक पर्टिकुलर इसके लिए, चालक के लिए यह नियत हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान I उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के समानुपाती हो सकता है। इस प्रकार भी हम कह सकते हैं जब N, E और A को हम किसी भी चालक के लिए नियत लें तो, ठीक है। किसी भी चालक में N, E, A यह नियत रहे तो यह जो है विद्युत धारा का मान अनुगमन वेग के समानुपाती होता है। मैं एक बार और बता देती हूँ। इस हिसाब से यहाँ पर
हम ये कह सकते हैं, मैं वी डी के बारे में एक बार बता दूं, वी डी इक्वल्स टू ई इंटू ई टाउ अपॉन एम होता है, ये हम जानते हैं। ई की वैल्यू को अब जब हम यहाँ पर ई फिर से हम देखते हैं, ई इस कैपिटल ई की वैल्यू को अगर हम रख देते हैं यहाँ पर, तो ई की वैल्यू वी अपॉन एल होता है, एम इंटू एल, ई की वैल्यू वी अपॉन एल इंटू टाउ। ये अब ये आया। यहाँ पर ये जो वी डी है, यानी जो अनुगमन वेग का मान है, फिर से मैं बता रही हूँ, अनुगमन वेग का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यह जो है पहला, धातु की दो जो चालक है, धातु चालक, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, उसी के हिसाब से वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर टाउ यानी किस पर, विश्रांति काल पर निर्भर करता है। वी जो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर लग रहा है, यानी विभवांतर पर, इस पर भी निर्भर करेगा। एल, फोर्थ, एल यानी कि चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, और एम तो ये प्रकृति में ही आ जाएगा उसकी। क्लियर। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो है इन सारे बातों पर निर्भर करता है। अब यह एक बात से फ्री रहता है, पर एक बात पर निर्भर नहीं करता है। किस बात पर? कि वीडी का मान किस बात पर निर्भर नहीं करता है? वह जो है चालक के परिक्षेप, जो अनुप्रस्थ काट होता है, जो सर्कल एरिया रहता है ना, जो इनके सिरों का, उन अनुप्रस्थ काट के परिक्षेप के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? इन बातों को आप याद रखेंगे। मैंने इसको फिर से रिपीट बता दिया आपको, शायद वहाँ छूट गया होगा तो ये आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।